तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ये कंपोजिट जो बन गया है इसकी 2 फेजेस हो गई हैं। अब यहाँ सकते हैं कंपोजिट की कितनी फेजेस हैं, 2 फेजेस से मिलके बना है। एक को हमने कहा है मैट्रिक्स और सेकंड को कहा है रीइंफोर्सिंग मटेरियल और इसी को कहा जा रहा है डिस्पर्स्ड फेज। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। मैट्रिक्स क्या करता है, तो अभी हमने आपको बताया कि डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट की तरह आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि मिक्स कर रहे हैं, तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सस्पेंड मिक्स हो जाता है उसमें अच्छे से। किसमें? मैट्रिक्स में, यानी कि 2 चीजों को मिक्स किए, एक तो मैट्रिक्स है और एक क्या आपका रीइंफोर्स्ड मटेरियल या डिस्पर्स्ड फेज। अब मैट्रिक्स क्या करेगा, एक तो बाइंड कर लेगा, जब डिस्पर्स फेज उसमें मिक्स की जा रही है तो उसको बाइंड कर लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है। कैसे पढ़ सकते हैं, जो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं इस मैट्रिक्स की, उसी की हेल्प से ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़ लेगा। एक क्या करता है, उसको मीडियम देता है, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड द डिस्पर्स फेज। जो भी डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स को एक मीडियम देता है, किसके अंदर सबके सब आके मिक्स हो जाएंगे। ये बड़ा आपका मैट्रिक्स मीडियम है, बीच में आपके क्या आ गए, सबके सब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आ गए। अब कोई भी लोड अप्लाई होगा तो ये क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस किस के बीच में, डिस्पर्स फेज और मैट्रिक्स के बीच में, आपस में मिक्स होके दोनों उसको अच्छे से लोड को बियर कर लेंगे। और क्या करता है मैट्रिक्स, जो इंडिविजुअल फाइबर्स हैं, किसके फाइबर्स, यानी कि जो डिस्पर्स फेज के इंडिविजुअल फाइबर्स हैं, वो उनको उनकी केमिकल रिएक्शन किसी से ना हो या उनको कोई भी सरफेस डैमेज ना कर दें, ये भी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, मैट्रिक्स करता है। किसके लिए, डिस्पर्स फेज के लिए। और जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन प्रॉपर हो और ओरिएंटेशन भी फिक्स रहे, ये भी आपका जो फंक्शन है वो मैट्रिक्स का है। और ये प्रिवेंट करता है, अगर कुछ क्रैक आ गए हैं या प्लास्टिसिटी है सॉफ्टनेस की वजह से, तो उन सब को ये प्रिवेंट कर देता है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, जिससे क्या बना है, कंपोजिट। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ले रहे दूसरी फेज, वो है रीइंफोर्सिंग मटेरियल। रीइंफोर्सिंग का मतलब है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाला मटेरियल, या इसको क्या कह रहे हैं, डिस्पर्स फेज कह रहे हैं। अब ये किसमें डिस्पर्स होता है, किसके अंदर जाके सस्पेंड रहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जाके सस्पेंड रहते हैं। क्या करते हैं, ये कंपोजिट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मटेरियल की, ये क्या हो जाएंगी, इंप्रूव्ड हो जाएंगी, मॉडिफाइड हो जाएंगी, किसकी वजह से, रीइंफोर्सिंग मटेरियल को ऐड करने की वजह से। और जो डिस्पर्स फेज किसकी बनी होती है, क्या आप ऐड करोगे, या तो आप फाइबर्स की फॉर्म में उसको ऐड करेंगे या आप उसको ऐड करेंगे पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो देखिए जो बताया गया कि जो कंपोजिट्स मटेरियल हैं ये क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज किससे, इंडिविजुअल मटेरियल से, यानी जिससे ये मिलके बने हैं इन कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं डिस्कशन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कंपोजिट्स को, इसके 2 बेसिस हैं, 2 ही फेसेस से मिलके बना है, एक तो मैट्रिक्स से और एक डिस्पर्स फेज से। तो फर्स्ट जो हमारा बेस होगा वो किसका होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि कौन सा मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं उसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे। और सेकंड हम उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि आप डिस्पर्स फेज कौन सी ले रहे हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो कंपोजिट्स हैं किसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते हैं, या तो वो पॉलीमर होते हैं या वो मेटल्स होते हैं या वो सिरेमिक होते हैं। तो उसी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स एंड द थर्ड वन इज द सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। अब आप पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स की क्वालिटीज देखिए, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है अगर ये कंपोजिट्स जब बन के आते हैं। सेकंड क्या होता है, वेट बहुत कम होता है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डिकेइंग ऑफ मटेरियल खराब नहीं होता, वो कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, कोरोजन को रेसिस्ट करता है।
और इनकी लेकिन जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है। सेकेंड, अगर आपके कंपोजिट में मैट्रिक्स आपका मेटल है तो मेटल होने की जो कॉस्ट है वो हाई है, डेंसिटी भी हाई है, लेकिन ये क्या है, इजिली इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। थर्मल शॉक्स अगर जो लगते हैं हीट की वजह से, उससे रेसिस्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट क्या है, आपके सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, यानी कंपोजिट के जो 2 फेजेस है उसका जो मैट्रिक्स है, अगर आपने सिरेमिक सेलेक्ट किया है तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, डेंसिटी भी हाई होगी, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी, बहुत ज्यादा लोड भी अगर उस पर डाला जाए तो वो कैपेबल है उसको बियर करने के लिए, और थर्मली स्टेबल एरिया, आप हीट इंक्रीज करें तो स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो ये था फर्स्ट बेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्स फेज को दोबारा बताने, इसको रेनफोर्स मटेरियल भी कहा जाता है। हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिस्पर्स फेज है या तो ये फाइबर होगी या ये पार्टिकल होगी, तो उसी बेसिस पे इसको बताया जा रहा है कि ये क्या फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स हैं या ये है पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। बोथ टर्म यू कैन यूज डिस्पर्स फेज या पार्टिकल, डिस्पर्स फेज या रेनफोर्स्ड यूज कर सकते हैं। अभी देखिए फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट यानी वो कंपोजिट जिसकी सेकंड फेज जो आपकी है डिस्पर्स फेज जो है ये रेनफोर्सिंग मटेरियल है, अगर वो किसका है, फाइबर का बना हुआ है, तो उसको हम कहेंगे फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। क्या क्वालिटीज है इनकी, डिस्पर्स फॉर्म देखिए किसकी फॉर्म में रहेगी, फाइबर की फॉर्म में रहेगी। फाइबर जो है या तो वो कंटिन्यूअस होगा या अलाइंड और डिसकंटिन्यूअस। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो फाइबर से लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग है, कंटिन्यूअस है, एक सीरीज में चल रहे हैं कंटिन्यूअस मोशन में, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे कि ये लॉन्ग फाइबर कंटिन्यूअस है। दूसरे एक शॉर्ट फाइबर से और वो डिसकंटिन्यूअस है, किसी कंटिन्यूटी में नहीं है, डिसकंटिन्यू है, और जो साइज है उनका छोटा है। तो इसीलिए फाइबर्स का फंक्शन क्या है, वेरी हाई स्ट्रेंथ होती है, प्रोवाइड करा देते हैं पूरे के पूरे उसको वेरी हाई स्ट्रेंथ। सेकेंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ये पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट, यानी जो रेनफोर्स मटेरियल है, डिस्पर्स फेज मटेरियल है, वो उस टाइम आप यूज करने हैं पार्टिकल। वहां फाइबर था और यहाँ क्या हो गया, पार्टिकल। पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी डायरेक्शंस में डिस्पर्स रहते हैं, हर डायरेक्शन में होंगे। मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक्स भी हो सकते हैं ये, और आइसोट्रॉपिक है बिकॉज ऑफ, देखिए ये एक तरीके से पूरे के पूरे इवनली डिस्पर्स्ड है, इसी वजह से ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो आइसोट्रॉपिक करते हैं। लार्ज पार्टिकल होंगे और स्मॉल पार्टिकल, सेम जो हमने यहाँ किया था, लॉन्ग फाइबर होंगे या शॉर्ट फाइबर होंगे। तो यहाँ पार्टिकल साइज या तो आपका लार्ज होगा या यहाँ पे स्मॉल होगा। अब जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स में कि जो लॉन्ग फाइबर था, शॉर्ट फाइबर था, तो शॉर्ट फाइबर फिर से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ग्लास फाइबर में, कार्बन फाइबर्स में एंड एरामिड फाइबर्स, इट इज द एम, एरामिड फाइबर्स में हम कर सकते हैं। 2 बेसिस ये है, देन फर्दर ये फिर से आपके क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जो टर्म कंपोजिट्स है जनरली अप्लाई टू द फाइबर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर मटेरियल और प्लास्टिक्स, कि इस जो टर्म को यूज किया जाता है जहां फाइबर है आपके डिस्पर्स फेज, उसको FRP भी बोल देते हैं, यानी कि फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स भी इसी को बोला जाता है। अब देखिए वही कंपोजिट्स हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी कि वो जो कि आपके क्या हैं, फाइबर्स है आपकी जो डिस्पर्स फेज थी। हमने कहा था कि वो जो आपकी फाइबर शॉर्ट लेंथ के हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्लास फाइबर, नेक्स्ट है कार्बन फाइबर और थर्ड है एरामिड फाइबर्स। अब यहां देखिए ग्लास फाइबर में क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इजिली अवेलेबल है,
कोस्ट इनकी लो होती है, स्ट्रेंथ सभी जितने भी आपके डिस्पर्स फेज है सभी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कर रहे हैं। केमिकल रेसिस्टिविटी हाई है, कोई भी केमिकल इन पे अटैक नहीं करेगा। एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस को फ्लो नहीं करने देंगे, करंट को फ्लो नहीं होगा, तो इसीलिए एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस है, डिकेइंग ऑफ मटेरियल बिल्कुल नहीं होने वाला है, डेंसिटी लो है, और जो पॉलीमर्स हैं वो 20% या 40% ग्लास फाइबर से के कंपोजिट्स को बना लेते हैं। नाउ द सेकेंड इज द कार्बन फाइबर। इट सिर्फ नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कार्बन से रिलेटेड कुछ है ये फाइबर। देन कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, उसी से रिलेटेड है कि ये आपकी हाई टेम्परेचर पे भी जो भी इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो रिटेन करती हैं। सेकेंड, कोरोजन को ये भी आपका रेसिस्टिविटी शो करता है। वेट बहुत कम है, हल्के होते हैं, कॉस्ट बट ज्यादा है। किससे बनते ये बता दिया गया है, जैसे ग्रेफाइट की प्रोसेस होती है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं लो टेम्परेचर पे, उसको कार्बनाइजेशन कराया जाता है, तो ये यहाँ पे इसको बताया गया। नाउ द लास्ट वन इज द एरामिड फाइबर्स। इनकी क्वालिटीज क्या है, ये लो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है इनकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए सभी में हाई है। हैज लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी, लिक्विड क्रिस्टल यानी कि क्या इनका जो स्ट्रक्चर है ना तो लिक्विड है ना क्रिस्टल है, इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही एरामिड फाइबर्स की हैं। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर करेंगे तब भी स्टेबल रहेगा। हाई इंपैक्ट रेसिस्टेंट है। ये है क्या एरामिड, एरामिड है आपके एरोमेटिक पॉलीअमाइड्स। अगर आपको नायलॉन्स याद रहे हो तो नायलॉन भी पॉलीअमाइड्स हैं, लेकिन उसमें क्या आगे एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग भी यहाँ पे मिलने वाला है। एग्जाम्पल ऑफ दिस एरामिड इज नोमेक्स एंड द कैवलर। Other examples are also here silicon carbide, ceramic fibers and the metallic fibers. Now we are going to discuss here the properties of the composites. अभी तक हमने बात की, हम composite का formation और structure study कर रहे हैं, but इनके applications क्या है, use क्या है, क्या क्या properties इनकी improve कर जाती है। तो देखिए ऑलरेडी जो हम काफी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है। एक तो वेट इनका काफी लाइट हो जाता है, स्ट्रेंथ आपको बढ़ाता ही है कि ये हाई स्ट्रेंथ हो जाती है इनकी, कोरोजन पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलता है, कोरोजन रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर देते हैं, ड्यूरेबल है, स्ट्रोंग है, एंड देन कन्वेंशनल मेटल यानी कि जो हम लोग प्योर मेटल स्टील और एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, मतलब उनसे जैसे स्ट्रोंग और उन्हीं की तरह क्या रहते हैं, ये ड्यूरेबल हैं। तो ये इम्प्रूव करने के लिए इन्हीं की प्रॉपर्टीज मेटल्स की, सेरामिक की या पॉलीमर की लिए कंपोजिट्स बनाए जाते हैं। एक्सीलेंट डैमेज टॉलरेंस है, इजिली डैमेज नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल है, इजिली बनाए जा सकते हैं, थर्मल, केमिकल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो अब आपको जो एक एग्जाम में भी आया हुआ है AKTU में 2019-20 का ये क्वेश्चन है, कैवलर। कैवलर की प्रिपरेशन आई थी। देखिए कैवलर क्या है, आपको पता है कंपोजिट का एग्जाम्पल है। कौन से कंपोजिट का, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है, यानी कि इसमें जो डिस्पर्स फेस है वो फाइबर की है, पार्टिकल की नहीं है। किस टाइप का है इसमें, एरामिड रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है, पॉलीअमाइड है ये, और कै कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब देखिए क्या दो मोनोमर है इनकी, एक है पैरा एमिनो एनिलीन एंड द सेकेंड वन इज द टैरेप्थैलिक एसिड डाइक्लोराइड। देखिए बेंजीन रिंग में जो ये दोनों पोजीशंस हैं इनको पैरा पोजीशन बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज अ पैरा एमिनो। और अगर हम इसको हटा दें और एक बेंजीन रिंग से NH2 रहता है तो उसको हम कहते हैं एनिलीन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पैरा एमिनो एनिलीन। द सेकेंड मोनोमर यूनिट इज द टैरेप्थैलिक एसिड डाइक्लोराइड। सेम बोथ पैरा पोजीशन पे वहां NH2 है और यहाँ पे है COCl। पॉलीअमाइड से यानी आप समझ जाएंगे जो लिंकेज है वो CONH लिंकेज है, यानी कि HCl यहां से निकल जाएगा -NHCl, और ये आपकी NH एंड CO बीच में लिंकेज मिल जाएगी, इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं।
सो ये क्या हो जाएगा आपका NH2NH में, और ये आपकी CO लिंकेज ऐसे कंटिन्यू रहेंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, कैवलर बोले जाते हैं। क्या यूज है इनका, बुलेट प्रूफ मटेरियल है कैवलर। And now the second one composite example is Nomex. Obviously it is a composite, same fiber reinforced है, एरामिड ही है, पोलीएमाइड ही है। क्या चेंजेस हैं दोनों मोनोमर यूनिट में, स्लाइटली डिफरेंस आया है। वहां पैरा अमीनो एनिलीन थी, यहाँ हो गई है मेटा अमीनो एनिलीन के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजिशंस पे हैं। सेम हियर इट इज कॉल्ड एज आइसोथैलोलिल क्लोराइड। दोनों इधर पोजीशन पे CuCl ग्रुप लगा हुआ है। सेम यहां से HCl निकल जाएगा और CuNH यहाँ पे एक दूसरे को करेक्ट कर देगी, एंड इट इज कॉल्ड एज द Nomex। एंड व्हाट्स द यूज ऑफ इट, इट इज यूज्ड एज द हीट एंड फ्लेम रेसिस्टेंट। फैब्रिक, जो फैब्रिक है उस पे हीट का इजिली और फ्लेम को रेसिस्टिविटी शो करता है ये कंपोजिट्स। So that's why the various applications are here of these composites.